गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हम जैसे कोरोना से फाइट कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग को आगे जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे फाइट करना है। और मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो आपको सेंड किया था कि आज का टॉपिक क्या है। अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको रीइंफॉर्मेशन होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो अधिगम है और अधिगम के सोपान है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग लाइक करें सब्सक्राइब ना करें उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप लोग स्टडी अपनी बेहतर बनाइएगा। और आप लोग वीडियो शेयर क्यों कहते हैं कि शायद आगे ऐसे लोग मतलब उन लोगों को वीडियो प्रोवाइड हो जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, एक बस एक मोटिव रहता है। और चलिए आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अधिगम। अधिगम का मतलब है, जैसे मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, कैसे सीखी हैं? अनुभव से या अभ्यास से, तभी तो मैंने चीजें लर्न की है, लर्निंग पावर है ये। तो वही क्या होता है? अधिगम। अधिगम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अधिगम क्या है? व्यवहार में वांछित व व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। स्थायी का मतलब परमानेंट, जो भी हमारे चेंजेस आते हैं वो क्या होता है? हमारा अधिगम होता है। वांछित मतलब होता है जैसे कोई गर्म चीज है, मैंने आपके हाथ पे रख दी, आप हाथ एकदम ऐसे करेंगे तो क्या होगा? आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ गया। अब नेक्स्ट टाइम आप किसी भी गर्म चीज को देख के ऐसे हाथ नहीं करेंगे, पहले उसको टच करके देखेंगे। तो क्या होगा? वांछित व्यवहार में क्या आ गया? स्थायी परिवर्तन। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, लेकिन जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो यही है, व्यवहार में होने वाला वांछित या व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम को एक गत्यात्मक प्रक्रिया भी माना गया है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन में अगर हम बात करें, व्यवहार में होने वाला अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। तो आपको आई होप ये समझ में आएगा कि अधिगम है क्या। मतलब अधिगम से अगर हम बात करें कि कोई चीज हमने लर्न करी और वो हमने सीख ली, अगर वो स्थायी रूप से हम सीख चुके हैं तो वो क्या है? अधिगम है, क्योंकि वो स्थायी रूप से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ चुका है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको दो इसके प्रकार होते हैं। पहला होता है संवेदी अधिगम, जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। दूसरा होता है पेशीय अधिगम, जो कर्मेंद्रियों द्वारा होता है। ठीक है, ये इसके दो प्रकार हैं। ये क्या है? अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार में दोबारा बता देती हूँ। पहला होता है संवेदी अधिगम, दूसरा होता है पेशीय अधिगम। ये शायद कहीं नहीं मिलता, ना कोई इसके बारे में बात करता। अगर आपसे पूछा जाए अधिगम क्या है तो आपका एक लाइन में आंसर होना चाहिए, अधिगम व्यवहार में वांछित व व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, या व्यवहार में होने वाला अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है। बोथ आर डेफिनेशंस, बोथ आर राइट। अगर आपसे पूछे अधिगम कैसी प्रक्रिया है तो अधिगम एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ये तो हो गई इसके डेफिनेशन की बात। अगर हम बात करें कि अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, अधिगम के दो प्रकार होते हैं। पहला है संवेदी, दूसरा है पेशी। संवेदी में क्या होती है? हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भी हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, वो क्या होती है? हमारी संवेदी। पेशीय कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी हम लर्न करते हैं, अधिगम करते हैं, वो हमारा होता है पेशीय अधिगम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके अगर बात करें तो इसमें क्या किया है? अधिगम के कुछ सिद्धांत दिए गए, कुछ बेसिक लोगों ने इसके सिद्धांत दिए हैं। जैसे मुख्य 3 सिद्धांत हैं। पहला है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये तो बहुत फेमस है, उद्दीपक होगा जब भी तो हम कुछ सीखेंगे। तो ये किसने कहा था? ये कहा था थॉर्नडाइक जी ने। अब सेकंड आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये किसने कहा है? पावलोव जी ने। सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या अनुक्रिया भी बोलते हैं इसको, ये किसने दिया है? हमारा स्किनर जी ने। अगर आपसे ये पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन कि अधिगम के सिद्धांत तो आपने बता दिए कि किसने दिए, लेकिन ये कब प्रतिपादित हुए, कब किसने दिए? तो आप याद रखना, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो दिया था थॉर्नडाइक जी ने 1930 में दिया था। 13 नहीं है, 1913 में। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो पावलोव जी ने दिया था वो 1904 में दिया है। सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो दिया है उसे स्किनर जी ने 1938 में दिया। क्लियर है? ये 3 ही सिद्धांत इन लोगों ने दिए हैं। पहला दिया है थॉर्नडाइक जी ने उद्दीपक का अनुक्रिया सिद्धांत 1913 में, अनुक्रिया अनुकूलित
सिद्धांत जो दिया है वो पावलोव जी ने दिया 1904 में। सक्रिय अनुबंध या क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत या अनुक्रिया सिद्धांत जिसको बोला जाता है वो है स्किनर का, वो उन्होंने दिया था 1938 में। अब ये बात हो गई, पहले हुई बात डेफिनेशन की। डेफिनेशन के बाद हमने बात की कि इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, संवेदी अधिगम और पेशीय अधिगम। इसके बाद हमने जो बात की है वो की है कि अधिगम पे किसने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए और कब। अब इसके बाद आती है कि कुछ इसके सोपान बताए जाते हैं कि अधिगम किन स्थितियों में होता है, कैसे होता है, हम कैसे अधिगम, कैसे लर्निंग करते हैं। तो अधिगम के लिए क्या होना जरूरी है? सबसे पहले अभिप्रेरणा। जब तक हम प्रेरणा ही नहीं होगी हमें सीखने की तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। बहुक्रियाएं, जब तक उस चीज को बार बार नहीं करेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। बार बार करने से ही तो वो चीजें हम लर्न करते हैं। पुनः जब उसमें हम खुद से करेंगे अभ्यास, ठीक है, अभ्यास का नंबर 3 चीज को बार बार दोहराना और सीखना अधिगम। ये इसके जर्नली 5 सोपान दिए गए, लेकिन मिस्टर रॉबर्ट गेने, एक नाम और याद रखना, मिस्टर रॉबर्ट गेने, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे अमेरिका के। इन्होंने क्या दिया है? अधिगम के 8 सोपानों को बताया। अगर आपसे क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ ये पूछा जाता है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के कितने सोपान हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। अब इन्होंने ये बात की है कि अधिगम स्टार्ट कहाँ से होता है, अधिगम हम कब सीखते हैं। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, आप मेरी वीडियोस क्यों देखेंगे? जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी, जब तक आपको आवश्यकता नहीं है, आप प्रेरित नहीं है उस चीज से, अभिप्रेरित नहीं है, तो आप अधिगम नहीं कर सकते। जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, फोकस नहीं होगा किसी चीज पे, हमारे अंदर से प्रेरणा नहीं आएगी, आवश्यकता नहीं होगी। आपने सुना होगा आविष्कार की जननी क्या है? आवश्यकता। बोलते नहीं है आविष्कार की जननी आवश्यकता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्यों? जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती तब तक हम कोई चीज नहीं सीखते। और सीखना ही क्या है? अधिगम है। बस जो स्थायी रूप से आ जाता है वो हमारा अधिगम होता है, लर्निंग होती है। टेम्परेरी जो होता है वो अधिगम नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि गेने जी ने जो 8 सोपान दिए हैं कि अधिगम में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया आवश्यकता। किसी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले है उसकी आवश्यकता। उसकी आवश्यकता हमारी लाइफ में कितनी है? अगर सीटेट का एग्जाम है, यूपीटेट का एग्जाम में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ते ही होंगे कि 1-1.5 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में इसकी प्रायोरिटी कम है। लेकिन कुछ लोग उसके लिए 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये डिपेंड, हमारा अधिगम डिपेंड करता है टोटली हमारी आवश्यकता पे कि उस चीज को लेकर के हमारी आवश्यकता कितनी है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारी फैमिली में कोई नहीं है और हम अकेले हैं तो हमारी आवश्यकता है खाना बनाना सीखना, और जब उसको प्रॉपर सीख लेते हैं बनाना तो क्या होता है? वो अधिगम, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता है। तो अधिगम जब भी आता है जब हमारी आवश्यकताएं होंगी। आवश्यकता के बाद क्या होगा? एक लक्ष्य होगा हमारा कि हमें ये काम करना है, मुझे सीटेट क्लियर करना है, मुझे यूपीटेट क्लियर करना है, या मुझे कोई भी स्टेट का टेट क्लियर करना है, या मुझे पीजीटी टीजीटी क्लियर करना है। तो ये क्या है? हमारा एक लक्ष्य है, ठीक है, हमारा एक गोल है। लेकिन इस गोल को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? छोटे छोटे अपने उद्देश्य बना लेते हैं, ठीक है। ये उद्देश्य जो है लक्ष्य का ही एक भाग होता है। लक्ष्य व्यापक रूप है, उद्देश्य उसका सूक्ष्म रूप है, छोटा रूप है। याद रखना, लक्ष्य उद्देश्य का ही एक पार्ट होता है। हमने लक्ष्य तैयार किया कि मुझे क्या करना है, यूपी टेट, कोई भी टेट क्लियर करना है, ये मेरा क्या है? लक्ष्य है। लेकिन उसके लिए मैंने कुछ उद्देश्य बनाए कि मुझे एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, मुझे साइकोलॉजी भी पढ़ना है, मुझे लैंग्वेज भी पढ़नी है, ठीक है, और मुझे हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश, जो भी आपने अपनी लैंग्वेज ली होंगी वो भी पढ़नी है। तो ये क्या है? हमारे हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या करते हैं? हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो पहला हमारे उद्देश्य पूरे होते हैं, और जब जब हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो क्या कर लेते हैं? हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। समझ में आया? सबसे पहले आवश्यकता होगी, आवश्यकता के बाद हमारे लक्ष्य आएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कुछ उद्देश्य बनाते हैं, उद्देश्यों का चयन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं?
हमने लक्ष्य तो बना लिया कि हमें यूपी टेट या सी टेट या कोई भी टेट क्लियर करना, लेकिन उसके बीच में क्या आएंगी? बाधा, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, फैमिली प्रॉब्लम। जैसे अभी कोविड ही ले लीजिए, कुछ लोग की फैमिली में कोविड से कुछ लोग संक्रमित हैं या कुछ और भी परेशानी है, वैक्सीन ले लिया, बुखार आ गया, बहुत सारी चीजें हमारे जनरल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो वो बाधा हैं, लेकिन उनसे हमें क्या रहना, लड़ने के लिए तत्पर। क्या रहना है? तत्पर, अटेंटिव के कुछ भी हो जाए हमें तो क्लियर करना ही है, जब तो हम अधिगम करेंगे। हमारे माइंड में जब ये सेट हो जाएगा कि कुछ भी हो जाए मुझे तो क्लियर करना ही है। जैसे अगर मैं एक बात करूं कि मैं अगर आपको टीचिंग, मैं इस लाइन में आई हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारी क्या है, बाधाएं, कि कुछ लोग मुझे सब्सक्राइब कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे कमेंट डाल देते हैं, लेकिन मुझे उस चीज के लिए तत्पर रहना कि मुझे ये काम करना ही है, मुझे ये लर्न करना है, मुझे अपने अंदर लाना है कि मुझे ये काम करना है। तो ये उसके लिए क्या रहना चाहिए हम लोग को? तत्पर। क्लियर? अब उसके लिए मुझे एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं लर्न करूंगी। मैंने जो कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है कि बोर्ड है, मैं इस पे पढ़ा रही हूँ, मैंने एक एटमॉस्फेयर, वातावरण क्रिएट किया हुआ है कि मुझे पढ़ाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब टाइम में चाहे लेट नाइट पढ़ाऊं, चाहे दिन में पढ़ाऊं या सुबह, मैंने एक एटमॉस्फेयर किया क्रिएट। क्यों? जैसी स्थिति होगी हम वैसा ही हमारी लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। मैंने अगर एक कमरे में ये 4 बच्चे हैं, ये चारों बच्चे अगर 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको भी लगेगा जब ये 3 पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूं। तो वातावरण बहुत ज्यादा उपयोगी होता है किस चीज के लिए? अधिगम के लिए। अनुक्रिया नेक्स्ट है आपका, अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होती है? अब उसके लिए अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया है कि जब आपने सीखने के लिए क्या किया आपने? कोई भी क्रिया की, और क्रिया करने के बाद आपके व्यवहार में जो थोड़ा चेंज आया, या आप ये कह दीजिए कि आपने कोई भी वातावरण में आपने देखा कि ये 4 बच्चे पढ़ रहे हैं या 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपने भी क्या करना शुरू कर दिया? पढ़ना शुरू कर दिया। या ये तीनों बच्चे लिख रहे हैं, आपने भी क्या किया? लिखना शुरू कर दिया। तो आपने क्या किया? अनुक्रिया शुरू कर दी करनी। वातावरण के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को बदला और अनुक्रिया कर दी, क्रिया करनी या अनुक्रिया करनी शुरू कर दी। क्लियर है? एक बार मैं यहाँ तक रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद के आगे 3 बताऊंगी। सबसे पहले हमें आवश्यकता जरूरी है कि हम क्यों अधिगम करना चाहते हैं, फिर इसके लिए हमने एक लक्ष्य बनाया, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने छोटे छोटे उद्देश्य रखे कि हम देखो, आप कभी भी एक साथ सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं जा सकते, आपको स्टेप बाय ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो जो स्टेप है वो छोटे छोटे, वो हमारे उद्देश्य है, ऊपर पहुंचना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, लेकिन उसके बीच में हमारी कुछ बाधाएं होंगी कि हम उठेंगे, गिरेंगे, चलेंगे, ये क्या है? हमारी बाधाएं। लेकिन हमें उनसे लड़ने के लिए तत्पर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो ऊपर चढ़ना ही है। और उसके लिए मुझे एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा, और उस वातावरण में रहने के बाद मैं जो भी कार्य करूंगी, जो भी मेरे अंदर बदलाव आया, जो भी मैंने क्रिया करी, वो क्या होगी? अनुक्रिया। अनुक्रिया करने के बाद पहले आप इतना चीज समझिए, पहले क्या आएगा? आवश्यकता। आवश्यकता के बाद क्या आएगा? दूसरे नंबर पे लक्ष्य। लक्ष्य के बाद क्या आता है? बाधाएं आती हैं। बाधा के बाद अधिगम आता है, अधिगम के बाद अनुक्रिया आती है। अब समायोजन। समायोजन का मतलब है सम प्लस आयोजन। समायोजन। अच्छा, सम का मतलब होता है अच्छा, आयोजन का मतलब व्यवस्था। अब आपने एक अच्छे तरीके से अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर लिया, समायोजित कर लिया। क्लियर है? जब मैं अपने घर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लूंगी, या जो लोग CS, PCS, IAS की तैयारी करने जाते हैं, तो उनका एक एटमॉस्फेयर बना होता है, और जो उनके साथ के लोग होते हैं, जैसे वो क्रिया करते हैं हम भी वैसी क्रिया करनी शुरू कर देते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? उन लोगों के साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब हम एडजस्ट करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन, चेंजेस देखने को मिलेंगे। जहां हम पहले 1 घंटा पढ़ते थे, अब हम उन लोगों की तरह 2, 3, 4, 5 घंटा पढ़ना शुरू कर दिए, 10 घंटे पढ़ने शुरू कर दिए। तो क्या हुआ? हमारे व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन। और इस स्थायी परिवर्तन को हम धीरे, पहले तो हुआ परिवर्तन, स्थायीकरण, वो परिवर्तन क्या हो गया? स्थायी रूप से हमारे अंदर क्या हो गया? समायोजित। क्या हो गया हमारे अंदर?
स्थायीकरण क्या हो गया, समाजित हो गया। किस तरीके से, एक स्थायी तरीके से। समझ में आया? रॉबर्ट गेने जी ने क्या बताया है कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए किसी चीज को सीखने के लिए। जब तक हमारी आवश्यकता, भूख नहीं लगेगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, भूख लगेगी तभी तो हम खाना खाएंगे। तो भूख क्या है, हमारी आवश्यकता है खाना खाने के लिए। उसके लिए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है लाइफ में। उस लक्ष्य को पूरे करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे उद्देश्य बनाते हैं। उन उद्देश्य क्या है, लक्ष्य का ही एक पार्ट होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं आनी चाहिए, लेकिन हमको हार नहीं माननी चाहिए। उसके लिए क्या रहना चाहिए, तत्पर और अधिगम का वातावरण, कि मुझे कुछ भी हो लेकिन मुझे सीखना ही है। एक ऐसा एनवायरनमेंट, वातावरण क्रिएट करना चाहिए। उसके साथ जब आप रहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप में बदलाव आएगा। आप कुछ अनुक्रियाएं, काम करना, कार्य करना शुरू कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। और जब आप कार्य करना शुरू कर देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे उस एटमॉस्फेयर के साथ, उन लोगों के साथ एडजस्ट होने के बाद या उस व्यवहार में क्या आ जाएगा, आपके परिवर्तन। और जहां आपके व्यवहार में परिवर्तन आया तो क्या होगा, स्थायी रूप से वो अधिगम। क्लियर है इतना आपको? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं कि अधिगम की अवधारणा है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। कि सामान्य अर्थ में जो कहा जाता है अधिगम, वो क्या होता है, कोई भी व्यवहार में आया परिवर्तन। मैंने कहा था कि व्यवहार में परिवर्तन, देखो इन्होंने अपने सोपान में बात की इस चीज की, व्यवहार में आया वो परिवर्तन क्या है, अधिगम है। परंतु सभी प्रकार के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहते हैं। मतलब कुछ चीजें टेम्परेरी, मैंने बताया कि परमानेंट, स्थायी रूप से। अगर आपके अंदर कोई भी अधिगम आया है लेकिन वो टेम्परेरी बेस्ड है, जैसे कि आपने सोचा कि मैं ये काम करूंगा लेकिन वो 2-4 घंटे बाद उसका असर खत्म, तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो स्थायी रूप से आपके अंदर नहीं है। तो यही इन्होंने एक बात कही है कि अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन जब थकान होती है, बीमारी है, परिपक्वता है, ये व्यवहार में परिवर्तन तो लाती है। बीमार हैं तो हम, थकान है, बीमार हैं, या हम मैच्योर हो रहे हैं तो परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन ये स्थायी परिवर्तन नहीं होता। हम हमेशा बीमार नहीं रहते, हम हमेशा थके हुए नहीं रहते, हमेशा हमें विकास नहीं होता। ठीक है, तो ये सभी आपके परिवर्तन तो हैं, परंतु इन्हें सीखना नहीं कहा जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इनका रूप कैसा है, स्थायी नहीं है। सीखने से तात्पर्य केवल उन्हीं परिवर्तन से होता है जो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। सीखने से मतलब है जब आप किसी चीज का बार बार क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन हुआ, वही क्या है, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा, जिसका उद्देश्य वातावरण में समायोजन करना है। जब वातावरण के अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आप कुछ सीखेंगे। और वो सीखना, जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था जिसमें थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम थे कि जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, तत्पर रहते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है, अधिगम, परमानेंटली हम उस चीज को लर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज को नहीं करते हैं, उसका डिसयूज करते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो ना तो हमें उसका कोई अनुभव मिलेगा, ना ही वो स्थायी रूप से हमारे दिमाग में रहेगी। तो ऐसा परिवर्तन अगर वो स्थायी रूप से नहीं है, कुछ समय के लिए टेम्परेरी वेज है, ऐसा जो अधिगम होता है उसको हम अधिगम के डेफिनेशन नहीं कह सकते, क्योंकि परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं है। अगर हम बात करें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये कहते हैं कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कब होता है, जब अभ्यास होगा और अनुभव होगा। इनका परिणाम ही क्या है, अधिगम है। क्लियर? अब मैं इसको एक बार स्टार्टिंग से आपको एक बार रिवाइज दे देती हूँ, क्विक रिव्यू मैंने क्या क्या कराया। आज मैंने आपको एक अधिगम की डेफिनेशन पढ़ाई है कि अधिगम होता क्या है, अधिगम एक स्थायी परिवर्तन है, अधिगम क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में वांछित व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम बोलते हैं, व्यवहार में होने वाला अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है तो आप जवाब देंगे अधिगम एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। अधिगम के कितने प्रकार है, अधिगम के 2 प्रकार हैं, संवेदी अधिगम और पेशे अधिगम। अधिगम के सिद्धांत कितने हैं, अधिगम के मेनली 3 लोगों ने सिद्धांत दिए हैं।
अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है उत्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो दिया है थॉर्नडाइक जी ने 1913 में। इसके बाद आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये दिया है पावलोव जी ने 1904 में। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में पावलोव जी ने दिया। इसके बाद आता है सक्रिय अनुबंध या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये दिया है स्किनर जी ने 1938 में। ये तो बात होगी आपके सिद्धांत की। अगर हम बात करें जर्नल सिद्धांत जो दिए, ये 5 दिए हैं। अभिप्रेरणा, बहुअनुक्रिय करना, पुनर्बल, अभ्यास, सीखना और अधिगम, जिनकी जो मेन क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में गेने जी से पूछे जाते हैं कि 8 सोपान किसने दिए हैं अधिगम के रूप में, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट गेने ने दिए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे अमेरिका के। इन्होंने 8 कौन कौन से सोपान दिए, सबसे पहले बताया इन्होंने आवश्यकता के बाद उन्होंने जस्ट बताया कि हमें एक लक्ष्य होना चाहिए और उद्देश्य, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे उद्देश्य बनाते हैं। फिर उस लक्ष्य के बीच में हमारे सामने कुछ बाधाएं आती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और उसके बाद एक अधिगम की स्थिति, एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। और उस एनवायरनमेंट में क्रिएट करने के बाद हमें जो बदलाव आता है, जो हम कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं अनुक्रिया। अनुक्रिया के बाद जब उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं समायोजन। समायोजन करने के बाद नेचुरली हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं व्यवहार में परिवर्तन। और जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो उसको बोलते हैं स्थायी रूप से जो परिवर्तन आता है, स्थायीकरण। ये 8 सोपान थे, किसके थे ये, गेने जी के। इसके बाद एक अधिगम की अवधारणा बताई गई है, जिसमें एक डेफिनेशन दिया है कि सामान्य अर्थों में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी प्रकार में से सीखा गया या सभी प्रकार से होने वाला व्यक्ति के रूप में या व्यक्तिगत रूप से होने वाला व्यवहार में परिवर्तन, उसको सीखना नहीं कहा जाता। व्यवहार में परिवर्तन जैसे इन्होंने बताया एग्जाम्पल के थकान है, बीमारी है, परिपक्वता है, ये क्या है, खेलना है, हमेशा नहीं खेलते, ये क्या परिवर्तन है। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन तो होगा, लेकिन ये स्थायी रूप से नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसके बाद उन्होंने बताया है कि अधिगम के लिए 2 चीज जरूरी है। सीखने से तात्पर्य केवल उन्हीं परिवर्तनों को होता है जो अभ्यास और अनुभव का फलस्वरूप है। मतलब जब हम किसी चीज को अभ्यास और अनुभव के द्वारा करते हैं, जो उनका परिणाम है वही क्या है, अधिगम है। जिसका जो उद्देश्य है वातावरण में समायोजन करना है, जिसका उद्देश्य क्या रहता है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा किया गया कार्य, उसका फलस्वरूप उसका उद्देश्य क्या रहता है, जो भी हमारा वातावरण है उसमें एडजस्ट करना, अपने आप को समायोजित करना। ठीक है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कैसा है, अनुभव और अभ्यास के द्वारा करता है, इसका परिणाम क्या होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अधिगम। आई होप आपको अधिगम के सोपान समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं फिर से एक शॉर्ट वीडियो बताऊंगी कि जिसमें कल का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और आप इसको प्रॉपर समझिएगा, एक एक चीज समझिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। अगर बात करते हैं सोपान की तो यही पूछा जाता है कि सोपान किसने दिए हैं और कौन कौन से सोपान दिए हैं, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गेने के सोपान कितने हैं, उनकी संख्याएं कितनी है, या उन्होंने कौन कौन से सोपान बताए हैं, तो उन्होंने यही सोपान बताए। तो ये आई होप आपको लर्न हुए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको रिप्लाई करूंगी, बट मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ तो एटलीस्ट उसका मुझे रिवर्ट में थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मुझे एक पॉजिटिव वाइब आए कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच और कीप वॉचिंग माई वीडियो। देखते रहिएगा। और मैं अभी आपको एक शॉर्ट रिव्यू बनाऊंगी जिसमें नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।